स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में, जिसमें आज हम करने वाले हैं एस्टेट 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर 140 तक के क्वेश्चंस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पेपर हम 10 क्वेश्चन सीरीज़ में पूरा कर रहे हैं और आज इस पेपर की सेकेंड लास्ट वीडियो है। चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एसोसिएशन क्लाउज ऑफ ए पब्लिक कंपनी हैज़ टू बी साइंड बाय। एक सार्वजनिक कंपनी का जो एसोसिएशन क्लाउज है वो कितने लोगों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ऑप्शंस हैं 10%, 12%, 7% या 5%। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7%। देखिए, एसोसिएशन क्लाउज सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 ऑफ ए कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है एसोसिएशन क्लाउज के बारे में। द सब्सक्राइबर्स आर टू साइन द MOA, इट मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो पारसी सीमा नियम है वो कितने लोगों के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। इन फ्रंट ऑफ 2 विटनेस, कितने लोगों के सामने, यानी कि 2 गवाह जो है होने चाहिए और उनके सामने हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। द MOA इज़ टू बी साइंड बाय एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर्स इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी एंड बाय 7 इन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी। यानी कि निजी कंपनी की दशा में 2 और सार्वजनिक कंपनी की दशा में 7 सदस्यों के द्वारा इसके ऊपर साइन किए जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 क्वेश्चन। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। इन हाउ मैनी वेज कैन 12 कप्स बी पुट इन 3 ट्रेज इन इक्वल नंबर। देखिए, कह रहे हैं कि ऐसे कितने तरीके हैं जिससे हम 12 कपों को 3 ट्रे में इक्वल नंबर में हम उसे रख सकते हैं। कितने ऐसे तरीके हैं, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 5775 वेज। कैसे आएगा, करते हैं इसको सॉल्व। देखिए, 2 तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। या तो हम ये वाला तरीका लगाएं कि जब फर्स्ट ट्रे लेंगे तो 4 कप रखने और 12 कप हमारे सामने हैं। दूसरी ट्रे में 4 कप रखने और 8 कप अब हमारे सामने, क्योंकि 4 कप हम पहले वाली ट्रे में रख चुके हैं। और जब तीसरी ट्रे आएगी तो उसमें 4 ही कप रखने हैं और 4 ही कप हमारे पास है। डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, इट मीन्स की 3 ट्रे हैं हमारे पास। या तो इस फॉर्मूले से इसको सोल्व किया जा सकता है या फिर इस फॉर्मूले से भी इसको सोल्व किया जा सकता है। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल का क्यूब इंटू k फैक्टोरियल। देखिए, n फैक्टोरियल, n मतलब नंबर ऑफ कप्स कितने हैं, 12 कप्स हमारे पास। 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, r मीन्स कि 4 कप हमें हर ट्रे में रखने हैं, तो 4 फैक्टोरियल का क्यूब। 3 ट्रे हैं, 3 बार हमें रखने हैं, 4 4 4, तो ये क्यूब आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, 3 ट्रेज़ के लिए अपना 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल का क्यूब है, इसको 3 बार लिख लेंगे। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। और जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5775 वेज। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए बिल द एक्सेप्टर डेबिट्स। देखिए, जब भी कोई बिल जो है रिटायरमेंट होता है, यानी कि बिल की रिटायरमेंट के टाइम एक्सेप्टर डेबिट जो है वो क्या करता है। एक्सेप्टर डेबिट क्या करता है, एक्सेप्टर डेबिट करेगा BP अकाउंट, क्योंकि वो बिल को पे कर रहा है। BP अकाउंट उसने जब खोला था तो क्रेडिट किया था और अब वो डेबिट करके इसको क्लोज कर देगा। बाकी ऑप्शंस में डिस्काउंट अकाउंट, BP अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट, नाइदर ऑफ BP अकाउंट एंड नो डिस्काउंट अकाउंट। देखिए, होता क्या है, रिटायरिंग ए बिल मीन्स मेकिंग पेमेंट बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। यानी कि जब बिल लिखा जाता है ना तो उसमें एक मैच्योरिटी डेट होती है, लेकिन अगर मैच्योरिटी डेट से पहले ही बिल को पेमेंट करने की ठान ले पेमेंट करने वाला, तो वहाँ पे क्या होता है, व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ ए बिल, एक्सेप्टर मीन्स जिसने बिल एक्सेप्ट किया था, जिसने माल उधार में खरीदा था, जिसके नाम पे बिल लिखा गया है, इज़ प्रिपेयर टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट से पहले वो पेमेंट करेगा। ही मे आस्क द होल्डर टू एक्सेप्ट द पेमेंट। तो वो होल्डर से पूछेगा जिसने उधार में माल बेचा था कि क्या आप इसको स्वीकार करेंगे। अगर वो स्वीकार करने के लिए मान जाता है तो फिर प्रोवाइड्स ही रिसीव्स सम रिबेट और डिस्काउंट फॉर द अनएक्सपायर्ड अमाउंट, अनएक्सपायर्ड पीरियड। यानी कि उसे फिर क्या मिलती है, कुछ रिबेट मिलती है, क्योंकि वो मैच्योरिटी डेट से पहले ही बिल को पेमेंट कर रहा है, तो इसके लिए उसे कुछ छूट भी मिलती है। सच ए रिबेट और डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस टू द पार्टी रिसीविंग द पेमेंट एंड गेन टू द पार्टी मेकिंग द पेमेंट। देखिए, जो रिसीव करेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, ये डिस्काउंट क्या है, एक एक्सपेंसेस की तरह माना जाएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल लग जाएगा।
डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो कैश को रिसीव करेगा, जो बिल की अमाउंट को रिसीव करेगा उसके अकाउंट में डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे उसके अकाउंट्स में, और जो पेमेंट करेगा उसके अकाउंट्स में इस रिबेट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। देखिए क्रेडिटर्स बुक्स में क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, अब उसे कैश रिसीव हो रहा है, ठीक है, जिसने उधार माल बेचा था उसने मैच्योरिटी डेट से पहले ही कैश लेने के लिए उसने हामी भर दिया है, तो अब यहाँ पे उसे कैश रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड से, डेबिट करेंगे रिबेट अकाउंट, उसने कुछ रिबेट दी है अगले बंदे को कि आप कुछ छूट आपको मिलेगी अगर आप पेमेंट कर देते हो, तो टू BR अकाउंट वो क्रेडिट कर देगा, क्योंकि जब BR अकाउंट उसने अपने अकाउंट्स में खोला था तो डेबिट किया था क्योंकि एसेट है, और जब डेबिट बैलेंस था और उसे जब क्लोज करना है तो क्रेडिट करके उसे बंद कर दिया जाएगा। यानी कि क्रेडिटर अकाउंट में ये वाली एंट्री आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। और डेटर्स बुक में क्या एंट्री हो जाएगी, अब डेटर्स बुक में जब उसने बिल को स्वीकार किया था तो वहाँ BP अकाउंट उसने क्रेडिट किया था, तो अब डेबिट करके इसे बंद कर देगा, BP अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश उसके पास से जा रहा है, क्रेडिट वट गोज आउट, रियल अकाउंट है कैश, कैश के ऊपर रियल अकाउंट का रूल लगेगा, रिबेट अकाउंट के ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल लग जाएगा, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, क्योंकि अभी उसके लिए गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसे कुछ छूट मिली है, अगर मान लो उसे 5000 पेमेंट करने थे और अगर उसे यहाँ पे 2 या 3% की भी छूट मिल रही है तो ये छूट जो है उसके लिए प्रॉफिट हो जाएगा, इसीलिए उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ डेटर अकाउंट में डेबिट क्या करेंगे, BP अकाउंट, यही तो हमारा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन क्या है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए बिल द एक्सेप्टर डेबिट्स BP अकाउंट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 134 क्वेश्चन, द थर्ड स्टेज ऑफ ए ग्रुप डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज रिलेशनशिप्स एंड कोहेसिवनेस इज नोन एज। देखिए ग्रुप डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है ना, उसमें ऐसी कौन सी स्टेज है जो क्लोज रिलेशन को और जो जितने भी टीम के मेंबर्स हैं उनके बीच के सामंजस्य को दिखाती है, कोऑपरेशन को दिखाती है, वो कौन सी स्टेज है, ये आ जाएगी हमारी नॉर्मिंग स्टेज। देखिए ये सारी ही स्टेजेस हमने की हैं एस्टेट 2019 के पेपर में, क्वेश्चन नंबर 136, वहाँ हमने फुल एक्सप्लेन करके ये वाली सारी स्टेजेस की हैं, और अगर आप चाहते हैं सारे स्टेजेस करना तो आप उस वाली वीडियो पे जा सकते हैं। यहाँ हम वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि सेम बात 2 बार नहीं दोहराएंगे, आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं, और साथ में इसके जितने भी पहले स्टार्ट हुए हैं उन सब के नोट्स जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले गए हैं, वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। स्टेजेस टीम डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस है। 5 स्टेजेस जब मैंने कराई थी तभी मैंने ये कहा था कि क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, और उसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें क्लोज रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस दी गई है, नॉर्मिंग स्टेज यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इन ए मल्टीपल चॉइस क्विज ईच क्वेश्चन हैज़ 5 अल्टरनेटिव्स, आउट ऑफ देम ओनली 1 आंसर इज करेक्ट। क्या एक MCQs सीरीज़ दी गई है, उसमें 5 हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं और एक आंसर ही करेक्ट है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 करेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, कह रहे हैं कि 10 क्वेश्चन में से 6 के सही होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जो ऑप्शन हमारे 4 दिए गए, थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा 0.0055। कैसे ठीक हो जाएगा, हमें यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप करना पड़ेगा, NCQR PQR QQN -R। NCQR N मीन्स कि टोटल कितना है, N टोटल क्वेश्चन है 10, ठीक है। CQR क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, कितने करेक्ट होने चाहिए, 6 होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी ठीक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1, क्योंकि 5 अल्टरनेटिव में से एक ही ठीक हो सकता है, तो 1/5 हमारी P आ जाएगी और Q आ जाएगी 4/5। Q कैसे आती है, 1 - P करेंगे, 1 - 1/5 करेंगे तो 4/5 हमारी Q आ जाएगी। सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में हम रख देंगे। N है 10, NCQR है 6, P है हमारा 1/5, P की पावर है R भी कितना 6, Q की N - R, Q 4/5 और N - R इट मीन्स कि 10 - 6 करेंगे तो 4 आ जाएगी हमारी पावर, और इसको हम सारा खोल देंगे। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 10 - 6 फैक्टोरियल, 1/5 को 6 टाइम्स और 4/5 को 4 टाइम्स अगर हम लिखते हैं तो हमारा सोल्व करके आ जाएगा 0.0055, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है, NCQR PQR QQN -R। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 136 क्वेश्चन भी जब नोट्स करवाए थे कि जो मैंने अपने नेट के नोट्स की वीडियोस बनाई थी 2 एस्टेट से पहले 30-31 दिसंबर को 2020 को, तो उसमें मैंने ये वाला टॉपिक करवाया था कि इन FSND क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल F स्टैंड्स फॉर, F क्या स्टैंड कर रहा है, देखिए F कर रहा है फास्ट से, फास्ट स्लो नॉन मूविंग। देखिए यहाँ पे मैंने दोबारा से लिख दिया सारे, रिकॉग्नाइज मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल
देखिए फर्स्ट मेथड है जैसे ABC एनालिसिस, इसमें जो भी इन्वेंट्री है, जो गोदाम में माल रखा हुआ है, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया जाता है, क्लास E, क्लास B, देन क्लास C। FSN एनालिसिस में क्या होता है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। FSN की फुल फॉर्म में F किसको डिनोट कर रहा है, फास्ट को कर रहा है। VD एनालिसिस क्या होता है, वाइटल इन्वेंट्री, एसेंशियल इन्वेंट्री, देन डिज़ायरेबल इन्वेंट्रीज। ठीक है, अब की बार FSN पूछ लिया, जो कि पहले कभी नहीं पूछा गया था स्टार्ट में। अब दूसरे मेथड्स भी पूछे जा सकते हैं, तो ये सारे ही मेथड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं कि अपनी वीडियो को लंबा करने के लिए नहीं कर रहे हैं। पढ़ने का एक तरीका होता है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को अगर हम उठाते हैं तो उसे एक तरीके से पढ़ना चाहिए। तरीके से करे गए क्वेश्चन पेपर ही हमारी बहुत हेल्प करते हैं। HML एनालिसिस क्या होता है, हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट। हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट देन लो कॉस्ट। SDE क्या है, स्केयर, जो दुर्लभ है। फिर डिफ़िकल्ट है, जो ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, दुर्लभ क्या होता है कि जो मिलेगा ही नहीं। डिफ़िकल्ट जो मुश्किल है, मिल तो जाएगा लेकिन मुश्किल है। और ईजिली जो कि आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ECQ एनालिसिस में क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज़। तो ये सारी फुल फॉर्म्स थी हमारे इन्वेंट्री कंट्रोल की। तो आप पीछे नेट वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अब देखिए एस्टेट का जो लेवल है वो नेट से कम नहीं है। सारे ही वीडियो, सारे ही क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं मोस्ट मेनली किसके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग वाले पेपर के लिए। ठीक है, जो स्क्रीनिंग का पेपर अभी होएगा एस्टेट PGT कॉमर्स के लिए, सॉरी एस्टेट के लिए नहीं, PGT कॉमर्स की स्क्रीनिंग के लिए जो पेपर होएगा उसमें सारे एस्टेट के पेपर बहुत ही हेल्प करेंगे। तो जो सीरियस होकर चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही हेल्प करेगा उसको ये चैनल। और नेट के पेपर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ ही जाते हैं। जब एस्टेट में नेट के हैं तो नेट में भी एस्टेट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और टॉपिक्स तो रिपीट होते ही हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्योंकि जो डिसीजन लिया जाता है उसमें से ऐसी कौन सी टेक्निक है जो क्वांटिटेटिव टेक्निक है। टेक्निक्स दो तरह की होती है, एक क्वालिटेटिव टेक्निक्स और एक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कौन सी होती है, जिसमें मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है और कोई डिसीजन तक पहुँचा जाता है। और क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती है जिसमें डाटा नहीं रखा जाता, डाटा यूज़ नहीं करते हैं, वो होती है हमारी क्वालिटेटिव टेक्निक्स। तो यहाँ 4 हमारी टेक्निक्स दी गई, ब्रेन स्टॉर्मिंग, डिसीजन ट्री, डेल्फी टेक्निक्स एंड कंसेंसस मैपिंग। ये चारों ही टेक्निक्स भी हम करेंगे, लेकिन एक बार हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स देख लेते हैं डिसीजन मेकिंग की। देखिए सारी याद नहीं रखी जाती, लेकिन अगर हम 2-3 बार भी पढ़ लेते हैं ना तो माइंड में ज़रूर रह जाती है कि हमारी डिसीजन मेकिंग की क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कौन सी है। एक आधी तो याद करनी ही ईजी हो जाती है। जैसे कि अगर एक लाइन हम याद कर लेगी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वो टेक्निक्स है जिसमें मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। तो इसमें से मोस्टली जो मैंने 15 लिखी है ना, 15 में से मोस्टली तो ऐसे ही याद हो जाएंगी। जैसे फर्स्ट है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, मैथ्स तो इसमें ऐसे ही आ गया। कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब आप भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि कॉस्ट एनालिसिस में और ये जितने भी एनालिसिस होते हैं यहाँ पे हम टेक्निक्स का फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग अपने मैथ्स का टॉपिक आ गया। कैपिटल बजटिंग पे भी हम यूज़ करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए तो कितने हैं, LIFO, FIFO मेथड, सभी में फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, डिसीजन ट्री को अभी हम आगे एक्सप्लेन में करेंगे। सिमुलेशन, क्यूइंग और वेटिंग लाइन थ्योरी, गेम थ्योरी, इंफॉर्मेशन थ्योरी, प्रेफरेंस थ्योरी, यूटिलिटी थ्योरी, ह्यूरिस्टिक प्रोग्रामिंग और डिसीजन थ्योरी। अगर आपको लग रहा है कि फालतू में लिखे गए हैं तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि काम आने वाले हैं तो आप इसको याद रख सकते हैं, खुद हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं या वीडियो को ही 2-3 बार आगे पीछे करके देख सकते हैं। क्वालिटेटिव टेक्निक्स में कौन सी आ जाएंगी, इंट्यूटिव अप्रोच, डेल्फी टेक्निक, ब्रेन स्टॉर्मिंग। जो हमारे ऑप्शंस में आई है उसको आज हम यहाँ डिटेल में भी करने वाले हैं। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, मल्टी वोटिंग, डिडक्टिक इंटरेक्शन और कंसेंसस मैपिंग। ठीक है, अब आप या तो क्वालिटेटिव याद कर लीजिए या क्वांटिटेटिव याद कर लीजिए। अगर हमने क्वालिटेटिव हमारे पास 7 है और क्वांटिटेटिव हमारे पास 15 है। अगर 7 वाली याद कर लेते हैं तो जो टेक्निक बच गई वो सारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट कर पाएंगे। जैसा कि इस पेपर में पूछा गया है कि बताइए इसमें से कौन सी हमारी क्वांटिटेटिव टेक्निक है। देखिए सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। फास्टली थोड़ा सा इसलिए करा रही हूँ क्योंकि वीडियो ना लंबी हो जाती है और कई जो है देखने वाले वो तो लंबा करके ही छोड़ देते हैं। अरे इतनी लंबी वीडियो, सिर्फ 10 क्वेश्चन इतने लंबे टाइम में करा रखे हैं। और वो सिर्फ 10 कॉन्सेप्ट्स नहीं होती, उस वीडियो में 40 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही होती है। चलिए, सभी का माइंड अलग अलग है, सबके सोचने का तरीका अलग अलग है। मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए राइट एंड इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम 2 और मोर अल्टरनेटिव्स। देखिए डिसीजन मेकिंग में होता है कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा विकल्प होते हैं और उसमें से हम किसी एक को
चुन लेते हैं। चुनना ही क्या होता है? डिसीजन मेकिंग, यानी कि एक निर्णय पे पहुंच जाना फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग ए डिजायर्ड रिजल्ट। डिसीजन मेकिंग इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के लिए निर्णय लेने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ भी एक भी गलत निर्णय हुआ वहीं पे सारी मैनेजमेंट जो है वो फेल हो जाती है। मीनिंग ऑफ, अच्छा अब यहाँ पे पूछा गया था क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अब इनका मतलब क्या होता है? दीज मेथड्स एम्फेसाइज यानी कि फोकस करते हैं, प्रभाव डालते हैं ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट एंड द स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ डाटा collected through polls, questionnaires, surveys और by manipulating pre-existing statistical data using computational techniques। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वांटिटेटिव मेथड्स कौन से होते हैं और क्वालिटेटिव मेथड्स कौन से होते हैं। दीज टेक्निक्स डील्स विद वर्ड्स एंड मीनिंग्स। दीज वर्ड्स अलाउ यू टू एक्सप्लोर आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस इन डेप्थ, यानी कि गहराई में एक्सपीरियंस और आपके विचारों को और आपके अनुभव को बिल्कुल गहराई तक ये खोज के निकाल देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास चलते हैं हम अपने ऑप्शंस की तरफ। हमारा जो ऑप्शन ठीक है इस क्वेश्चन का कि कौन सा हमारा क्वांटिटेटिव मेथड है डिसीजन मेकिंग का, तो पहले उसी को ही डिस्कस करते हैं, डिसीजन ट्री। अब डिसीजन ट्री क्या होता है? डिसीजन ट्री यानी कि डिसीजन लेने से पहले एक ट्री का निर्माण किया गया। अब डिसीजन ट्री एनालिसिस इज ए पावरफुल डिसीजन मेकिंग टूल। इट फैसिलिटेट्स द इवैल्यूएशन एंड कंपैरिजन ऑफ द वेरियस ऑप्शंस एंड देयर रिजल्ट। क्या करता है? यानी कि दो से अधिक विकल्पों की बात की गई है डिसीजन मेकिंग में, तो यहाँ पे दो या दो से अधिक जितने भी विकल्प हैं उन सभी को अच्छे से इवैल्यूएट करता है और कंपैरिजन करता है और फिर उसमें से किसी एक को चुन लेता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड। अब ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना कि यह ऐसे नाम देके पूछ लेगा कि बताओ यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से मेथड को यूज़ किया जाता है। इट इज़ वाइडली यूज टेक्निक फॉर टेकिंग क्यूरिकल डिसीजन लाइक्स प्रोजेक्ट सिलेक्शन। भी प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए डिसीजन मेकिंग के कौन से मेथड को यूज़ किया जाएगा? डिसीजन ट्री को। प्रोडक्शन मेथड के लिए डिसीजन ट्री को। कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए डिसीजन ट्री को। कैसे होता है देखिए, यहाँ पे जैसे एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसके पास 3 ऑप्शंस है, या तो एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस यूनिट, अपनी यूनिट का वो विस्तार कर ले, या फिर न्यू प्रोडक्ट लाइन वो लॉन्च कर दे शावर जेल की, या फिर डू नथिंग, कुछ भी ना करे। अब हर एक चीज़ के जो है फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों ही चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे भी 2 चांसेस लिए गए कि अगर वो अपनी बिजनेस यूनिट का एक्सपेंशन करती है तो 40% चांसेस है कि मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो जाएगा और 60% चांसेस हैं कि कॉम्पिटिटर्स से उसे डर है, थ्रेट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। तो 40% चांसेस जो फेवरेबल कंडीशन के हैं वहाँ पे प्रॉफिट होएगा 25 लाख रुपए, और जो अनफेवरेबल चांसेस है वहाँ पे लॉस होने का संभावना है 8 लाख रुपए की। क्या अब इसको प्लस माइनस करके ये नहीं देखना कि इसमें तो 17 लाख का प्रॉफिट होगा, ऐसे नहीं देखना, उसमें आगे भी अभी मेथड चलेगा। न्यू प्रोडक्ट लाइन अगर कंपनी लॉन्च करती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सक्सेस के 50% चांसेस है और फेलियर के भी 50% चांसेस है। अगर सक्सेस हो जाती है तो 18 लाख का प्रॉफिट होगा और अगर नुकसान होता है तो 6 लाख का लॉस हो जाएगा। अच्छा, अगर कंपनी कुछ भी नहीं करती है तो 40% चांसेस है मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो जाएगा और 60% चांसेस है अपने कॉम्पिटिटर से उसे डर है। प्रॉफिट यहाँ पे होगा 10 लाख रुपए का और लॉस होगा 4 लाख रुपए का। तब यहाँ पे जब 3 जैसे कंपनी के पास अल्टरनेट आ गया तो यहाँ क्या करेगी वो? कंप्यूटेशन ऑफ EMV, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, क्योंकि बिजनेस किस लिए किया जाता है? पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो यहाँ पे जो मॉनेटरी वैल्यू है इन तीनों ही अल्टरनेटिव्स की वो देखा जाएगा। कैसे देखते हैं उसको? देखिए, फर्स्ट जो मेथड है उसका जब EMV निकालेंगे, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू जब निकालेंगे, तो वहाँ पे क्या था? सक्सेस के 40% चांसेस थे और लॉस के 60%। सक्सेस होती है तो 25 लाख का प्रॉफिट था और नुकसान अगर होता तो 8 लाख का लॉस था। तो यहाँ पे 25 लाख का 40% प्लस में जो माइनस के 8 लाख थे उसका 60% जब हमने किया तो हमारे पास EMV आ गया 5,20,000 की। कैसे आई? 40% करा जब 25 लाख का तो 10 लाख और 8 लाख का 60% करा तो 4,80,000, ये आ गया 5,20,000 की। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जब चला था कि कंपनी जब अपनी प्रोडक्ट लाइन को शावर जेल की प्रोडक्ट लाइन को लॉन्च करते तो वहाँ पे क्या था? 50% चांसेस थे सक्सेस होने के और 50% चांसेस थे उसके फेलियर होने के। सक्सेस अगर होती है तो 18 लाख का प्रॉफिट था और अगर कंपनी जो है फेल हो जाती है तो वहाँ पे 6 लाख का नुकसान था। जब इस तरह से हम EMV निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे EMV आ गए 6 लाख रुपीज़। ठीक है, अगर हम मोटा मोटा वहीं से ही देखते तो 25 लाख माइनस 8 लाख, ये हमारा 17 लाख आ जाता है और इसमें 18 माइनस 6 करके 12 लाख, यानी कि यहाँ पे यूँ दिख रहा था कि पहले वाला जो अल्टरनेटिव है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन जब हमने EMV निकाली तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेटर निकला। और थर्ड ऑप्शन में 40% चांसेस थे सक्सेस के जब कंपनी कुछ भी नहीं कर रही थी और 60% चांसेस थे उसे कंपटीटर से डर था। तो यहाँ पे जो सक्सेस हो रही थी उससे जो फ़ायदा था वो है 10 लाख रुपए का और जो नुकसान था वो था 4 लाख रुपए का। यहाँ पे EMV निकली 1,60,000 की। तो तीनों ऑप्शंस को जब कंपेयर करा गया, फर्स्ट में EMV है 5,20,000, दूसरे में 6 लाख और तीसरे में
1,60,000। तो डिसीजन ट्री से कंपनी को पता लगा कि यहाँ पे एक ब्रांचेज में 5,20,000 का प्रॉफिट है, एक में 6 लाख और एक में 1,60,000 का। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि फ्रॉम द फॉलोइंग इवैल्यूएशन वी कैन ईजिली मेक आउट दैट द ऑप्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट लाइन हैज़ द हाईएस्ट टीएमवी। हाईएस्ट टीएमवी किसमें है? जिसमें प्रोडक्ट लाइन को लॉन्च करने की बात की गई है, तो कंपनी यहाँ पे ऑप्शन 2 को जो है चूज़ कर लेगी। तो ये था हमारा क्वान्टिटेटिव मेथड डिसीजन ट्री का, डिसीजन मेकिंग का, हमारा डिसीजन ट्री का मेथड। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेन, दिमाग में स्टॉर्म, तूफान उठ रहे हैं। इट इज़ ए मेथड ऑफ जनरेटिंग आइडियाज़, ठीक है। अब विचार नए सोचा जाता है, कुछ नए नए विचार सोचे जाते हैं, आइडियाज़ सोचे जाते हैं एंड शेयरिंग की जाती है, शेयर किया जाता है नॉलेज टू सॉल्व ए पर्टिकुलर कमर्शियल और टेक्निकल प्रॉब्लम, ठीक है। एक प्रॉब्लम है जो कमर्शियल भी हो सकती है, टेक्निकल भी हो सकती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आइडियाज़ सोचे जाते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर किए जाते हैं। इन विच पार्टिसिपेंट्स आर एनकरेज टू थिंक विदाउट इंटरप्रिटेशन, यानी कि बिना किसी रुकावट, बिना किसी दखल अंदाजी के वो क्या करें, अपने आइडियाज़ सोच रहे हैं, आइडियाज़ नए आइडिया, नए विचार उनके दिमाग में आ रहे हैं और वो शेयर कर रहे हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी वेयर ईच पार्टिसिपेंट्स शेयर देयर आइडियाज़ एज सून एज दे कम टू माइंड। जैसे ही दिमाग में कोई विचार आता है ऐसे ही वो दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं। थर्ड है हमारी डेल्फी टेक्निक आल्सो नोन एज द एस्टिमेट टेक्निक, ETE भी इसको बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेल्फी टेक्निक का दूसरा नाम क्या है, या ETE टेक्निक जो है वो किसको कहते हैं? डेल्फी टेक्निक को कहते हैं एस्टिमेट टेक्निक। इट इज़ ए सिस्टमैटिक एंड क्वालिटेटिव मेथड ऑफ फोरकास्टिंग बाय कलेक्टिंग ओपिनियन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट थ्रू सेवरल राउंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2-3 राउंड जो है खेले जाते हैं एक्सपर्ट्स के साथ, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका जो आंसर रहता है उसको नोट डाउन किया जाता है। डेल्फी टेक्निक वॉज इन्वेंटेड बाय ओल्फ हेल्मर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ही कि डेल्फी टेक्निक को जो है वो किसने इन्वेंशन करा इस डेल्फी टेक्निक का? ओल्फ हेल्मर एंड नॉर्मन डेल्के ऑफ द रैंड कॉरपोरेशन इन द 1950s फॉर द पर्पज ऑफ एड्रेसिंग ए स्पेसिफिक मिलिट्री प्रॉब्लम, ठीक है। स्पेसिफिक मिलिट्री प्रॉब्लम यानी कि एक विशेष सेना की प्रॉब्लम थी जिसको सोल्व करने के लिए डेल्फी टेक्निक जो है वो निकल के सामने आई। एक्सपर्ट का पैनल होता है, 2-3 राउंड खेले जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से जो आंसर आए उसको लिखा जाता है। एस्टिमेट टेक्निक इसको बोला जाता है, डेल्फी टेक्निक को। नेक्स्ट है कंसेंसस मैपिंग, सहमति मानचित्रण। देखिए नाम से क्या, सहमति, जहाँ पे ज़्यादा लोग एग्री करेंगे ना वहीं उसी को मान लिया जाएगा। इन दिस डिसीजन मेकिंग टेक्निक द फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग एग्रीमेंट ऑफ द सुपर मेजोरिटी, बहुमत एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा लोग हुए वहीं पे उसी डिसीजन को मान लिया जाता है। एंड अवॉइडिंग अनप्रोडक्टिव ओपिनियन विच रिक्वायर्स ऑल पार्टिसिपेंट्स टू सपोर्ट ए डिसीजन। तो यहाँ पे ये भी मान के चला जाता है कि सारे के सारे जो प्रतिभागी हैं, पार्टिसिपेंट हैं, वो अपने जो डिसीजन आया है उसको वो सपोर्ट करेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन के आता है कि क्या इस सहमति को 100% एग्रीमेंट समझा जाए? देखिए इसका मतलब ये नहीं होता कि 100% सहमति होगी, अगर 100 बंदे तो 100 के 100 ही एग्री करेंगे। सुपर मेजोरिटी वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है कि ज़्यादा लोग जिस साइड में होंगे उसी डिसीजन को मान लिया जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन एक बार देखते हैं। क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग? यह आ जाएगा हमारा डिसीजन ट्री। ब्रेन स्टॉर्मिंग, डेल्फी टेक्निक और कंसेंसस मैपिंग, ये तीनों ही हमारी क्वालिटेटिव टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो? ठीक है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट अर्निंग पर शेयर रेशो, ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। प्रोप्राइटरी रेशो ये हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो है। ग्रोस प्रॉफिट रेशो भी हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और कैपिटल टर्नओवर रेशो हमारे एक्टिविटी यानी कि टर्नओवर रेशोज़ हैं। तो सारे रेशो लिख दिए हैं, एक बार फटाफट नज़र मार लेते हैं और इन चारों रेशो के फॉर्मूले आएंगे साथ में, तो वो भी पढ़ लेंगे। फर्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो, इनको क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी रेशो भी इनको बोला जाता है, जिसमें दो रेशो यूज़ करते हैं। फर्स्ट है करंट रेशो, देन है क्विक रेशो। करंट रेशो का दूसरा नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल रेशो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है तो ये टर्नओवर रेशो हो जाएगा, लेकिन अगर खाली वर्किंग कैपिटल रेशो है तो वो हमारा करंट रेशो हो जाएगा। सेकंड है क्विक रेशो, इसको बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशो या लिक्विड रेशो भी जिसे बोला जाता है। करंट रेशो हमारा आइडियल रेशो होता है 2:1 और क्विक रेशो होता है हमारा 1:1। सेकंड है हमारा लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो। फर्स्ट है हमारा डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट बाय इक्विटी, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, एसेट बाय डेप्ट। ये हमारा प्रोप्राइटरी रेशो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है कि कौन सा हमारा लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो है,
इसका फॉर्मूला हो जाएगा इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, इक्विटी इट मीन्स कि शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ठीक है। इक्विटी बाय टोटल एसेट या शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट अगर आ जाए तो वो हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो है। और फोर्थ रेशियो यहाँ पे होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देन आते हैं हमारे पास एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो। जिस भी रेशियो के पीछे टर्नओवर रेशियो लिखा हुआ वो सारे टर्नओवर यानी कि एक्टिविटी रेशियो में आ जाएंगे और इन्हें एफिशिएंसी रेशियो भी बोला जाता है। फर्स्ट है इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेकंड है डेटर या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, थर्ड है क्रेडिटेड या पेएबल टर्नओवर रेशियो, फोर्थ है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिफ्थ है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो और सिक्स्थ है कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जो कि क्वेश्चन में ऑप्शन में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका दूसरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। देखिए जितने भी टर्नओवर रेशियो है ना उसके ऊपर या तो मिलेगा कॉस्ट या फिर मिलेगी सेल्स, ठीक है। वहाँ से भी इनको पहचाना जा सकता है। टोटल सेल्स अगर ऊपर है तो वो टर्नओवर रेशियो है, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी का मतलब क्या है, कैपिटल, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी अगर नीचे आ जाए तो ये फॉर्मूला ठीक होगा। टोटल सेल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड भी अगर आ जाता है तो वो भी ठीक होगा। फिर हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसको इनकम रेशियो भी बोला जाता है, और ग्रोस प्रॉफिट रेशियो हमारे ऑप्शन में था। ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। देन ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ROI जिसको बोला जाता है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर तो हमने पिछले वीडियो में भी किया था क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वहाँ पे इसका फॉर्मूला भी किया था कि नेट इनकम आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। बहुत बार पूछा जाता है अर्निंग पर शेयर, फॉर्मूला भी पूछा जाता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। नेट इनकम आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। देन बुक वैल्यू पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड प्राइस अर्निंग रेशियो। ये हमारे 10 रेशियो क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। क्वेश्चन था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, तो आंसर आ जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ मोनोपोली मार्केट। देखिए एकाधिकारी बाजार जो होता है, मोनोपोली मार्केट कौन सी होती है, जिसमें बेचने वाला बस एक ही बंदा है और खरीदने वाले बहुत सारे हैं। तो ये कौन से अजम्पशन है, कौन सी ऐसी मान्यता है जो इस मार्केट की नहीं है। फर्स्ट देखिए, देयर इज वन सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ ए होमोजीनियस प्रोडक्ट, यस इट इज़ करेक्ट, इट इज़ एजम्पशन ऑफ मोनोपोली मार्केट। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर द प्रोडक्ट, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट तो तब होगा ना जब उसका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में होगा। कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं है। थर्ड है देयर इज़ प्योर कंपटीशन इन द फैक्टर मार्केट। हाँ, फैक्टर मार्केट में कंपटीशन हो सकता है, सो दैट द प्राइस ऑफ ईच इनपुट ही बाइज इज गिवन टू हिम, ये वाली भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन जो है द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय वन फर्म इज ए क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द अदर फर्म, अदर फर्म ही नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट भी नहीं होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मोनोपोली मार्केट के अजम्पशंस ये नहीं है, डी ऑप्शन है ये। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स कैन बी फाउंड विद लेटर ऑफ वर्ड गंगापुर। ये गंगापुर का जो एक शब्द है इससे कितनी अरेंजमेंट बनाई जा सकती है, आंसर आ जाएगा 10,080। कैसे आएगा, देखिए गंगापुर में हर वर्ड जो है वो कितनी बार आया है, जी है वो 2 बार आया है, ए 2 बार आया है, एन 1 बार आया है, पी 1 बार, यू 1 बार और आर 1 बार, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ इसको हम लिखेंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल क्यों लिखा है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने 8 डिवाइडेड बाय 22111, ये यहाँ से आ जाएगा सारा और इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ गया 10,080। ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।